हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएसटी विद तरुण जैन। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स मेरी वीडियोस को इतना पसंद और इतना सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हम सीए फाइनल आईडीटी के कुछ जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कंपोजिशन स्कीम के पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो आज हम उसी सीरीज़ में आगे चलते हैं और इस कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चन डिस्कशन के आखिरी पार्ट में जो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस पर आने वाले समय में और भी जो आईडीटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो उनके प्रोविज़न है उनको भी यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो आईडीटी का सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, जिसको रिवाइज़ करने में लास्ट टाइम में स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए भी, इसको ध्यान में रखते हुए भी हमने कुछ ऑडियो क्लिप्स बनाई हैं चैप्टर वाइज टेलीग्राम चैनल पे, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाकर भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लास्ट रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे जो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सबसे पहला, और हाँ फ्रेंड्स, ये जो मैंने क्वेश्चंस हैं वो योगेंद्र बांगर सर के कंपाइलर से लिए हैं, तो जिनके पास ये बुक है वहाँ से वो डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो इसका जो इस क्वेश्चन का पीडीएफ का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहीं से हम आप गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये हमारे नवंबर 19 की जो आरटीपी थी वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था। तो एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स हैं और हो सकता है कि 2 पार्ट भी कभी उठ के आ जाएं, और ठीक है चलिए देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, कंपोजिट स्कीम एंड प्रिजम्पटिव स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर। सर्विस सप्लायर के लिए प्रिजम्पटिव स्कीम कौन सी है? 6% वाली और 50 लाख तक के टर्नओवर वाली। एग्जामिन वेदर द सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। Is there any other option available for concessional tax payment with any of these suppliers wherever composition scheme cannot be availed? कि मतलब जहाँ पे सर्विस सप्लायर जो कि कंपोजिशन स्कीम 10 सबसेक्शन 1 में है उसको अवेल नहीं कर पाते, तो क्या उनके लिए भी कुछ स्कीम है? सबसे पहला है मैसर्स देवलोक, रजिस्टर्ड डीलर, इज डीलिंग इन इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इन जयपुर राजस्थान। It has turnover of 130 lakh in the preceding financial year. In the current financial year, it has also started providing repairing services of electronic appliances. देखिए, सबसे पहले जो देवलोक हैं वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो है 130 लाख का, और इस फाइनेंशियल ईयर में वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की रिपेयरिंग सर्विस भी देना चाहते हैं। तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं? तो इसके आंसर को गो थ्रू करने से पहले हम देखते हैं कि प्रोविज़न को किस तरह कोट किया गया है। स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम एज पर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट, द फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर in the preceding financial year did not exceed 1.5 CR and स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या लिमिट है? 75 लाख। में ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। मैन्युफैक्चरर भी आपके कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। पर्सन इंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज रेफर टू पैराग्राफ 6B ऑफ शेड्यूल 2 मीन्स यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विसेज जिनके ऊपर रेट एप्लीकेबल होती है 5% की। एंड एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी मीन्स आपके ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये जो 3 पर्सन्स हैं ये आपके कंपोजिशन लेवी में आ सकते हैं। Thus essentially the composition scheme can be availed in respect of goods and only one service, कौन सी? Restaurant services. However, the scheme permits supply of other marginal services for a specified value along with the supply of goods. कि मतलब यदि कोई पर्सन है जो कि गुड्स में ट्रेडिंग करता है वो भी इंट्रास्टेट, ठीक है, और वो साथ साथ कुछ मार्जिनल सर्विस में भी इंगेज होना चाहता है बट अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो उसकी जो लिमिट है वो क्या दी हुई है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर जो है उसका 10% और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज हायर। इस लिमिट तक अगर आपका कुछ मतलब सर्विस की सप्लाई आती है तो ही आप सर्विस में इंगेज हो सकते हैं अलॉन्ग विद गुड्स बट इंट्रा स्टेट, ओके।
दिया हुआ ना यहाँ पे कि फर्दर द रजिस्टर्ड पर्सन शुड नॉट बी इंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, मीन्स इंटर स्टेट में होना चाहिए, इंटर स्टेट में नहीं होना चाहिए। फिर आता है कि जो प्रिजम्पटिव स्कीम है सर्विस सप्लायर के लिए, जो कि अमेंडमेंट हुआ था मार्च 2019 में, और ये जो स्कीम है सर्विसेज के लिए, सर्विस के सप्लायर्स के लिए, वो इफेक्टिव हुई 1 अप्रैल 2019 से। तो देखते हैं, फर्दर मोर एन ऑप्शन ऑफ अवेलिंग बेनिफिट ऑफ कंसेशनल पेमेंट ऑफ टैक्स has been provided to a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to 50 lakh and who is not eligible to pay tax under composition scheme। ये मतलब 10 सबसेक्शन 1 में नहीं आना चाहिए और उसका जो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है वो भी अप टू 50 लाख तक ही होना चाहिए। सो सच पर्सन कैन पे टैक्स एट द रेट 3%, इफेक्टिव रेट क्या है 6% इन एनी फाइनेंशियल ईयर, सब्जेक्ट टू 6% on first supply of goods or services or up to an aggregate turnover of 50 lakh made on or after 1st April in any financial year subject to specified condition। ये मैंने आपको समझाया था कि जो 50 लाख तक की लिमिट है उसमें कैसे आएंगे और जो फर्स्ट सप्लाई है वो क्या है। वन ऑफ सच कंडीशन इज दैट कि रजिस्टर्ड पर्सन शुड नॉट बी इंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। अगर जो सर्विस सप्लायर है वो इंटर स्टेट में इंगेज है तो यहाँ पर जो प्रिजम्पटिव स्कीम है उसमें वो नहीं आ सकता, उसको फिर जो नॉर्मल स्कीम है उसमें इंगेज होना पड़ेगा। अब जो देवलोक वाला एग्जांपल था उसका आंसर दिया हुआ है कि कंपोजिशन सप्लायर्स कैन सप्लाई सर्विस फॉर अ वैल्यू अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। सो द टर्नओवर लिमिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ जयपुर राजस्थान कितनी है, 1.5 करोड़। अब हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम है ना कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कितनी लिमिट है, 75 लाख, लेकिन 3 हमारे स्टेट हैं स्पेशल कैटेगरी वाले जिनमें 75 लाख लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, जिनमें 1.5 करोड़ ही लिमिट एप्लीकेबल होती है। वो है हमारे आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है द टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ जयपुर राजस्थान इज 1.5 CR। Thus, Masses Develop can opt for composition scheme as its aggregate turnover does not exceed 1.5 CR. Further, since the registered person opting for composition scheme can also supply services other than restaurant services for a value up to 10% of turnover in the preceding year or 5 lakh whichever is higher in the current financial year. So in the current financial year Masses Develop can supply repair service up to 13 lakh। कितना, क्योंकि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना था आपका 130 लाख का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, 13 लाख रुपए तक की सर्विस है वो दे सकते हैं और कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। सेकंड बी वाला पढ़ते हैं। मैसर्स नारायण सन्स रजिस्टर्ड डीलर इज रनिंग अ खाना खजाना रेस्टोरेंट नियर सिटी पैलेस इन जयपुर। कि मतलब जो रेस्टोरेंट सर्विस है उसमें एंगेज्ड हैं और उनका जो टर्नओवर है वो है 140 लाख का इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड डीलिंग इन इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ बिवरेजेस इन जयपुर राजस्थान। तो क्या वो कंपोजिशन में आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर इंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एलिजिबल अंडर कंपोजिशन स्कीम। देखिए, जो नारायण एंड सन्स थे वो पहले रेस्टोरेंट की सर्विस में एंगेज थे, अब वो गुड्स की सर्विस में आना, मतलब वो गुड्स भी ट्रेड करना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि क्या वो कंपोजिशन में आ सकते हैं। तो इन द गिवन केस द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन द एलिजिबल टर्नओवर लिमिट इज 1.5 CR। द सप्लायर इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज विच इज एन एलिजिबल सप्लाई अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये ऐसा तो था नहीं कि वो किसी दूसरी सर्विस में एंगेज था, वो तो जो एलिजिबल स्कीम है, एलिजिबल सर्विस थी रेस्टोरेंट वाली, उसमें एंगेज था, तो उसके ऊपर कंपोजिशन स्कीम आ सकती है। सो द सप्लायर वांट्स टू एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स विच इज ऑल्सो एन एलिजिबल सप्लाई अंडर कंपोजिशन स्कीम, दस मैसेज नारायण सन्स एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। इसलिए नारायण सन्स जो है वो उसके ऊपर कंपोजिशन स्कीम आ सकती है, वो अवेल कर सकता है। अब देखते हैं जो हमारा सी पॉइंट है वो क्या बोलता है। मैसर्स इंदिरा एंड ब्रो a registered dealer is providing a restaurant service in Uttarakhand. It has turnover of 70 lakhs in the preceding financial year. It has started providing intra-state interior designing services in the current financial year and discontinued rendering restaurant services. आंसर देख लेते हैं कि सर्विस सप्लायर्स नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। देखो, द टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ उत्तराखंड कितनी है, 75 लाख। ओके, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है। फर्दर, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज एक्सक्लूसिवली engaged in supplying services
other than restaurant services are not eligible for composition scheme. Thus Messrs Indra and Brothers cannot opt for scheme. ठीक है, तो वहाँ तो कैंसिल हो गया। अब तो वहाँ से तो वो कैंसिल हो गया। अब जो है हम देख लेते हैं कि प्रिजम्पटिव स्कीम में वो आते हैं नहीं आते। सो फर्दर द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल टैक्स पेमेंट अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 dated 7/3/19 is available in case of registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakh. So, thus in the view of the above mentioned provision, Messrs Indra and Brothers cannot avail the benefit of concessional tax payment as its aggregate turnover in the preceding financial year is more than 50 lakh. कितना था? 70 lakhs था और more than 50 lakh था। तो जो presumptive scheme की condition है उसको fulfill नहीं कर पाते, तो यहाँ पर जो है वो composition scheme में नहीं आ सकते। अब देख लेते हैं डी वाला पॉइंट क्या बोलता है। Messrs Him Naresh, a registered dealer, is exclusively providing intra-state architect services in Uttarakhand. It has turnover of 40 lakh in the preceding financial year. कि वो इंट्रा-स्टेट आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उत्तराखंड में और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख है, तो क्या वो आ सकते हैं प्रिजम्पटिव में। एन एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम ओनली इफ ही इज इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। ठीक है, मतलब ये जो 10 सबसेक्शन 1 है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज आती है। द कंपोजिशन स्कीम परमिट सप्लाई ऑफ मार्जिनल सर्विसेज फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू बट ओनली व्हेन द सेम आर सप्लाइड अलॉन्ग विद गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज। ये 10(1) की बात की जा रही है, प्रोवाइजर जो है इसका। लेकिन जो प्रिजम्पटिव स्कीम आई उसमें क्या बोला गया, हाँ उसमें बोलेगा सिंस मैसर्स हिम नरेश इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज इट इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इवन दो इट्स टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज लेस देन 75 लाख द एलिजिबल टर्नओवर लिमिट फॉर उत्तराखंड। मींस कि अगर कोई पर्सन है जो कि नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता है तो उसमें तो वो अभी आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस को ही अलाउड कर रखा है, इसके अलावा जो भी अदर सर्विस है उनको अलाउड नहीं है, भले ही उनका जो टर्नओवर है वो प्रीसीडिंग जो एलिजिबल टर्नओवर लिमिट है उससे कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भले कम है बट वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं करते तो इसलिए नहीं आएंगे। अब जो प्रिजम्पटिव स्कीम है उसमें देख लेते हैं कि उसमें आते नहीं आते। However, since Messrs Him Naresh is not eligible to opt for composition scheme, its aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakh and it is exclusively engaged in supply of service other than restaurant services। मतलब यहाँ पर जो 10(1) है उसमें भी नहीं आ रहा और जो रेस्टोरेंट की सर्विस है वो भी नहीं दे रहा। इट मीन्स वो यहाँ पर जो 50 लाख की सर्विस है ये नोटिफिकेशन वाली इसको फॉल करता है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो बेनिफिट है कंसेशनल पेमेंट टैक्स का वो यहाँ पर अवेल कर सकता है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो कि आरटीपी नवंबर 19 में आया था। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि हमारा आया था नवंबर 19 के पेपर में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर राजबीर, रजिस्टर्ड पर्सन एट दिल्ली, is in the business of selling goods relating to interior decoration under the firm name Messrs Rajbir and Sons. He has opted for composition scheme for the financial year 18-19. His turnover for financial year 18-19 is 80 lakh and is expected to achieve 130 lakh in financial year 19-20. Discuss whether Messrs Rajbir and Sons can still enjoy the benefit of composition scheme in financial year 19-20 कि पहले साल जो टर्नओवर था वो 80 लाख था और अब जो है वो 130 लाख तक हो सकता है, एक्सपेक्टेशन है, और उसका प्रीमाइस है वो है दिल्ली में। ठीक है, तो डिस्कस करो कि क्या वो अभी भी कंपोजिशन स्कीम का जो बेनिफिट है उसको एंजॉय कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर एक और चीज़ बोली गई है कि हिज सन करण वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। वो अभी तो गुड सेल कर रहा है, ठीक है, उसका जो बेटा है वो सर्विस से रिलेटेड बिजनेस करना चाहता है रिलेटिंग टू इंटीरियर डेकोरेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन इंटीरियर डेकोरेशन अंडर द सेम फर्म नेम मैसर्स राजबीर एंड सन्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 एंड वांट्स टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, सो एडवाइस मिस्टर राजबीर एंड हिज सन करण। देख लेते हैं आंसर क्या बोलता है। As per Section 10 of the CGST Act, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 crore in a state or union territory may opt for composition scheme, provided he is engaged in supply of goods and or restaurant services. ठीक है। However, a person who opt for composition scheme is permitted to supply services other than restaurant services of value not exceeding 10% of a turnover in a state
or union territory in the preceding financial year of 5 lakh, whichever is higher. So in the given case, Messrs. Rajbir and Sons engaged in business of selling goods relating to interior decoration is eligible for composition scheme in financial 1920 since its aggregate turnover in the preceding financial year 80 lakh does not exceed 1.5 crore. अब if Karan wishes to start from the business of providing services relating to interior decoration under the same firm name as Rajbir and Sons, the sole proprietorship needs to be first converted into a partnership firm. ठीक है, सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म उसको आपके पार्टनरशिप फर्म में आना चाहिए. फर्दर न्यू रजिस्ट्रेशन भी आपको लेना पड़ेगा. न्यू पैन इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन. फिर क्या दिया हुआ है कि इन सच अ केस द फर्म कैन प्रोवाइड सर्विस रिलेटिंग टू इंटीरियर डेकोरेशन अप टू 5 लाख. ओके, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना था, उसका 10% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर. इतने तक की जो सर्विस है वो यहाँ पर दे सकता है. तो जो बेनिफिट है कंपोजिशन स्कीम का वो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1920 में वो अवेल कर सकता है. तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, नवंबर 19 में आया था और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि अमेंडमेंट से रिलेटेड था. तो चलिए देख लेते हैं हमारे इस डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन जो कि रिलेटेबल है हमारा जो प्रिजम्पटिव स्कीम आई थी सर्विस सप्लायर के लिए उनसे. ये क्वेश्चन लिया है मैंने ICI के एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस से. Bansal and Chandiok started a partnership firm of chartered accountants in Jaipur, Rajasthan on 1/4/2020. The firm specialized in providing audit services to a banks in Rajasthan. It provided the following details of its turnover. क्या दिया हुआ है कि अप्रैल टू जून क्वार्टर है उसका टर्नओवर है 10 लाख एंड जुलाई टू सितंबर है उसका तो टर्नओवर है 20 लाख. तो ये हुआ आपका 30 लाख. It crossed the threshold limit of 20 lakh on 1/8/2020. Bansal and Chandiok wishes to opt to pay tax at concessional rate under notification number 2/2019 dated 7/3/19. मतलब वो चाहते हैं कि हम प्रिजम्पटिव जो स्कीम है सर्विसेज की वहाँ पर हम फॉल करें और कंपोजिशन स्कीम की जो बेनिफिट है क्योंकि जो सर्विस है उस पर आपको 18% से टैक्स पे करना पड़ता है. लेकिन यदि आपका टर्नओवर अप टू 50 लाख है फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस जो 1 अप्रैल के बाद अगर आती है, ठीक है, तो उसमें आपको जो रेट है वो यहाँ पे कितनी आएगी 6% इंस्टेड ऑफ 18%. ठीक है, तो वो ऑप्ट करना चाहते हैं. सो एग्जामिन वेदर द फर्म इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. इफ यस देन डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय इट इन क्वार्टर अप्रैल टू जून एंड जुलाई टू सितंबर. तो पढ़ लेते हैं आंसर. नोटिफिकेशन नंबर दिस डेटेड दिस प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में कितना टर्नओवर अप टू 50 लाख एंड हु इज़ नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है उसमें टैक्स मतलब उसमें वो फॉल नहीं होना चाहिए. और अगर नहीं होगा और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो अप टू 50 लाख है तो वो टैक्स पे करेगा 6% से ऑन फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन. ठीक है, एक बार वापस समझ लेते हैं कि ये क्या है. जस्ट लाइक ये हमारा 1 अप्रैल है, ठीक है. इसी क्वेश्चन में कंटेक्स्ट में देख लेते हैं. 1 अप्रैल है. अब 1 अगस्त को उसका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर हुआ. मतलब आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए उससे ज़्यादा हुआ. तो इट मीन्स यहाँ के बाद उसको रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा. अब उसका जो टर्नओवर है सितंबर में कितना हो गया, सितंबर तक 30 लाख. तो ये स्कीम ये बोलती है कि यदि कोई पर्सन है जिसने 1 अप्रैल के बाद अपनी गुड्स या सर्विसेज की फर्स्ट सप्लाई की है और उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है, वहाँ तक तो हम 50 लाख को काउंट नहीं 50 लाख में उसको काउंट नहीं करेंगे. उस 20 लाख के बाद जितना भी उसका टर्नओवर आया ना, जितना भी आया उसका जो अब जैसे सितंबर तक उसका 30 लाख आया था तो 20 लाख तक तो उसको कोई टर्नओवर के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी. तो जितना उसका डिफरेंस अमाउंट है अप टू 50 लाख तक उस अमाउंट के ऊपर उसको 6% से यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा. मतलब इट मीन्स यहाँ पर जो 10 लाख है उस पर 6% से टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो टर्नओवर था वो 30 लाख हो गया. 20 लाख तक तो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, वहाँ पर अब कोई टैक्स पे करना नहीं होगा. अब जो डिफरेंस आएगा 10 लाख का उस पर यहाँ पर 6% से जो टैक्स है वो पे करना रहेगा. ठीक है, तो बोला गया है
first supply of goods, service or both shall, for the purpose of determining eligibility of a person to pay tax under this notification, include the supplies from the first day of April of a financial year to the date, okay, from which he become liable for registration under the said act, for the purpose of determination of tax payable under this notification shall not include the supplier from the first day of April of financial year to the date from which he becomes liable for registration। कि मतलब अप्रैल से सितंबर तक 30 लाख था, लेकिन 20 लाख तक हम टैक्स की रेट में इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 10 लाख के ऊपर ही हम टैक्स की लाइबिलिटी चार्ज करेंगे। ठीक है। सो इन द गिवन केस बंसल एंड चांडिया फर्म इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट सिंस हिज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज निल एंड ही इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम सिंस ही इज डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। टैक्स पेबल बाय द फर्म इज एज फॉलोज। अप्रैल टू जून क्वार्टर में आपका जो टर्नओवर था वो सिर्फ 10 लाख था, जो कि आपके 300 लिमिट से कम था, 20 लाख से भी कम था, तो टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी। जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में देख लेते हैं कि while computing the tax payable by the firm in second quarter, the turnover from 1/4/2020 to the date from which he becomes liable for registration means 1/8। ठीक है। The act is to be excluded, tax payable will be computed as under कि टोटल टर्नओवर 30 लाख का है, 300 लिमिट 20 लाख की है, तो बचा क्या अपना है टर्नओवर 10 लाख का, उस पर लिमिट आएगी 60,000, ये 6% है, तो CGST 30,000 एंड SGST 30,000। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंपोजिशन स्कीम का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन डिस्कशन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।